Hello, dear friend. Welcome to ABC Abbas Biology classes, and we are talking about the chapter of class 11, breathing and exchange of gases. इसमें हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ चुके हैं. आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की. तो पहले हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन. आप जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं नॉर्मली बिना किसी फोर्स के, उसमें जितनी भी एयर इंस्पायर्ड हुई है, अंदर ली गई है, नॉर्मली जो आप अंदर ले रहे हैं आप बिना जोर लगाए, है ना, और बिना जोर लगाए जो आप वॉल्यूम छोड़ रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं एयर का, वो आपका कहलाता है टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, तो ये करीब करीब होता है 500 ml. ओके, आप इस जगह देखें, आप ये जो जा रहा है ये ब्लू कलर का, ये दिस इज द टाइडल वॉल्यूम ऑफ योर बॉडी. आपकी टाइडल वॉल्यूम है आपके बॉडी का. वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, नॉर्मली आप इंस्पायर्ड जो कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली जो आप एयर छोड़ रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, वो आपकी कहलाती है टाइडल वॉल्यूम. और इसका जो होता है करीब करीब वॉल्यूम होता है 500 ml. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एयर कहते हैं. ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे कहेंगे? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन. आप नॉर्मली इंस्पायर कर रहे थे जो कि टाइडल वॉल्यूम था 500 ml. अब उसके अलावा आप जितना भी इंस्पायर कर रहे हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन से, जैसे कि आपने ये लंबी सांस खींची, खींचे जा रहे हैं, ये आपका हो जाएगा आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड दैट इज 2500 टू 300 ml. ये आपका जो एरिया, ये आपने, ये देखिए इधर आपने क्या करा, ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन करा, ये आपके हो गए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, पहले नॉर्मल कर रहे थे, उसके अलावा कितना आप फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं, वो आपकी कहलाती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. के नाम से पता लग रहा होगा व्हाट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसको आप लोग, दूसरा नाम है इसका सप्लीमेंट्री एयर. ये कहता है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन. आप कितना और अमाउंट एयर का बाहर निकाल सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन करा, सांस छोड़ी, और इसके बाद आप लगातार सांस छोड़िए. ठीक है, ये जो लगातार आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, यही आपका एक्सपायरेशन कहलाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और सप्लीमेंट्री एयर. ये होता है आपका 100,000 टू 1100 ml. तो ये जो देखिए आप नीचे आपने क्या, ये एक कहलाएगा आपका, इधर दे रखा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल कहते हैं बची हुई वॉल्यूम को. रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन. अब आपने क्या करा, फोर्सिबल एक्सपायरेशन करा, बहुत तेजी से हवा बाहर निकाल दी, बहुत जान लगा के आपने एयर को बाहर निकाला. उसके बाद जितनी भी एयर लंग्स में बची है, आपके लंग्स के अंदर जो भी एयर बची, वो आपकी कहलाएगी रेसिडुअल वॉल्यूम. फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने बाद, मतलब आपने इस तरह की पूरी पूरी हवा निकाल दी अपने अंदर की, ठीक है, पूरी निकलती नहीं है, वो जो बची हुई एयर होती है लंग्स में, वो आपकी कहलाती है रेसिडुअल वॉल्यूम. ये जो एरिया है ये आपका कहलाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम. क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल में यहाँ पे आप. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. अब यहाँ कैपेसिटी की बात कर रहा है. ठीक है, टोटल वॉल्यूम. व्हाट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. आप नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम को आप इंस्पायर कर सकते हैं? देखिए आपने नॉर्मली एक्सपायर करा, सांस छोड़ी, अब इसके बाद कितना वॉल्यूम जो भी आप इंस्पायर कर रहे हैं, सांस अंदर ले सकते हैं, जितनी भी वॉल्यूम की, वो आपकी क्या हो गई, कैपेसिटी हुई. कौन सी? आप क्या कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड. अब मैंने सांस छोड़ी नॉर्मली, अब इसके बाद मैं खींचे जा रहा हूँ, खींचे जा रहा हूँ, सांस अंदर खींचे जा रहा हूँ, तो जितनी मेरी कैपेसिटी होगी इंस्पायरेशन की, वो यहां पर दिख जाएगी. दैट इज
3000 to 3500 ml। तो क्या होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब नॉर्मल एक्सपायरेशन को क्या कहते हैं हम लोग? टाइडल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम इंस्पायर्ड को क्या कहते हैं? जो आपने ली है वो आपकी कहलाती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हो गई आपकी 500 में जोड़ दो आप 2500 ml या 3000 ml, तो करीब करीब 3000 से लेकर 3500 ml आ जाएगी। बात समझ में आई? तो ये आपकी हो गई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये आप देखिए, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकल के क्या आ जाएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दैट इज द आंसर ऑफ दिस। अगला क्या है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नाम से समझो, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब नॉर्मली इंस्पायर करा सादा, अब इसके बाद जितनी आप एयर निकाल सकते हो नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। यहाँ आफ्टर लगा, इससे ध्यान रखना, वहां भी आफ्टर लगा था इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड, जितनी भी आपने एयर छोड़ी है, एक्सपायर करी है आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, वो आपकी कहलाती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, है ना? जैसे आपने नॉर्मल सांस ली इस तरीके से। अब इसके बाद कितनी भी, अब जितने आप कैपेसिटी आप उतना छोड़े जा रहे हो, ये कहलाएगी आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद यानी कि टीवी ऐड कर लो इसमें, टाइडल वॉल्यूम प्लस आप एक्सपायरिंग कैपेसिटी दिखा रहे हैं, तो इसमें क्या ऐड कर लो? ईआरबी। तो टीवी प्लस ईआरबी इक्वल टू एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये होती करीब करीब 1500 से लेकर 1600 ml। देखिए, आप ये टीवी ऐड करा और आपने ईआरबी ऐड करा, क्या निकल के आ गई? ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अगला देखते हैं अब हम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? फंक्शनल रेसिडुअल, सॉरी, कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी किसे कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आपके नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बचता है वो कहलाता है आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आपने नॉर्मली एक्सपायरेशन करा, उसके बाद जो भी आपके लंग्स में एयर बची है वो आपकी कहलाएगी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसको हम कैलकुलेट करते हैं ईआरबी प्लस आरबी से। रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ लो और फिर आपने जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आपने कराई है तो उसको जोड़ लो। दोनों को जोड़ने के बाद टोटल आ जाएगा आपका 2100 से लेकर 2300 ml। ये कहलाती है आपकी फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्या? व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी किसे कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रेथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन और वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रेथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन। मान लीजिए कि आपने क्या करा, एक फोर्स इंस्पायरेशन करा, ठीक, और उसके बाद जितना आप बाहर निकाल सकते हैं एयर को, वो आपकी हो गई वाइटल कैपेसिटी। या फिर मैं कहूं आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन करा, छोड़ा आपने एयर को, ठीक है, उसके बाद जितना भी आप एयर अंदर ले सकते हैं वो हो गई आपकी वाइटल कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज ब्रेथ इन, आपने जो वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ली है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ये आपकी कहलाएगी वाइटल कैपेसिटी। इसको आप जोड़ेंगे ईआरबी प्लस टीवी प्लस आईआरबी, तीनों को जोड़ेंगे तो ये करीब करीब निकल के आती है 3500 टू 4500 ml। ये आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है। ओके, क्लियर हो गई बात। ये आगे चलते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टीएलसी क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद आपके लंग्स में जो भी वॉल्यूम रहेगा वो आपकी कहलाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। सोचिए, आपने कुछ भी इंस्पायर कर, मैक्सिमम इंस्पायर कर, तो आपके लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम भी होगी, फिर आपके उसमें एक्सपायरेटरी वॉल्यूम भी होगी, टाइडल वॉल्यूम भी होगी, आईआरबी भी होगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपके लंग्स में
मौजूद हो जाएंगी आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। तो ये जो चीज हुई, जो मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद ये सब चीजें आपके अंदर मौजूद हो गई, ये कहलाएगी आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, ये सारा का सारा आपका कहलाता है टोटल लंग कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। आपके लंग्स में जितनी भी वॉल्यूम है एयर की आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, वो आपकी लंग्स कैपेसिटी है। ये रहती है 5000 टू 6000 ml। इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक दे रखा है कंडक्टिंग जोन, दूसरा दे रखा है आपको रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन शुरू होता है आपका नॉस्ट्रल से और टर्मिनल ब्रोंकाई तक, नॉस्ट्रल से शुरू हो रहा होगा और टर्मिनल ब्रोंकाई तक रहेगा। इस जोन में कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, इसीलिए ये कहलाता है आपका डेड स्पेस। ये आपका डेड स्पेस कहलाता है, यहाँ पर कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। पर यहाँ पर कुछ एयर पाई जाती है, यहाँ पर एयर पाई जाएगी, नोस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकाई तक एयर पाई जाएगी, वो कहलाएगी डेड एयर। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 150 ml, है ना। तो और जो नीचे वाला जो जोन है ये रेस्पिरेटरी जोन है, इसमें आपका गैसेस एक्सचेंज होगा। ओके, तो यहां पर हम डेड स्पेस को भी क्लियर कर चुके हैं, दैट विल बी 150 ml। सो व्हाट इज रेस्पिरेटरी साइकिल? रेस्पिरेटरी साइकिल क्या है? एन इंस्पायरेशन प्लस एन एक्सपायरेशन। किसी भी रेस्पिरेटरी साइकिल में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक इंस्पायरेशन मिलेगा, एक आपको एक्सपायरेशन मिलेगा। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट या नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 12 से 16 टाइम पर मिनट, ये आपका नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है। इसको मेजर किससे करेंगे, किससे मेजर करते हैं? बाय द स्पायरोमीटर और रेस्पायरो मीटर, इससे हम लोग इसको ब्रीदिंग को मेजर करते हैं। ठीक, अब हम अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज गैस एक्सचेंज। गैस का एक्सचेंज कैसे होता है? यहाँ पर आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में दे रखा है, ये आपकी एल्वेलाई है, इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज लगी हुई हैं। तो एक्सचेंज जो होना है, मेन जो एक्सचेंज होगा वो आपका एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में होना है। चलिए इसको आगे देख लेते हैं। ठीक, गैस एक्सचेंज ऑकर्स बिटवीन, ठीक है, पहला जो गैसेस एक्सचेंज होगा दैट विल बी एल्वेलाई एंड ब्लड। यहां पर जो एल्वेलाई है दिख रही है एल्वेलाई, ठीक, ये जो एल्वेलाई है और जो ब्लड है, इनके बीच में आपका गैसेस एक्सचेंज होगा। दूसरा जो गैसेस एक्सचेंज होगा दैट विल बी बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, पर एक बात ध्यान रखनी है कि एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि एल्वेलाई तक आपकी ऑक्सीजन आती है थ्रू द कंडक्टिंग जोन, और ब्लड कैपिलरीज में आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो O2 के साथ फ्रॉम द एल्वेलाई CO2 को फ्रॉम द ब्लड एक्सचेंज कर दिया जाता है। अब ब्लड से फिर ये जो O2 है आपकी, ये चली जाती है कहां पर? टिश्यू के पास, और टिश्यू से वापस के लिए लिया जाता है CO2। तो ये एक्सचेंज चलता रहता है, दो जगह चलेगा गैस का एक्सचेंज। पहला आपका एल्वेलाई और ब्लड में, क्योंकि एल्वेलाई के पास यहां पर क्या होगा? O2, और ब्लड के पास क्या होगा आपका? CO2। ब्लड के पास आपका CO2 होगा। अब ब्लड को क्या मिल जाएगा पहले एक्सचेंज के बाद? O2 यहां चला जाएगा और CO2 आपका एल्वेलाई में चला जाएगा। अब ब्लड के पास जो O2 आ गया है, अभी किसको दे देगा दूसरे एक्सचेंज में? टिश्यू को दे देगा, और बदले में टिश्यू ब्लड को क्या दे देगा? आपका CO2। तो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता रहता है ना। और जो एक्सचेंज होता है, जो प्रोसेस है, वो आपको याद रखना, दैट इज बाय द सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपके गैसियस एक्सचेंज को? व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंस गैसियस एक्सचेंज? कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं? गैसियस एक्सचेंज आपका डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे प्रेशर, solubility of gas, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया। प्रेशर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स पे डिपेंड करेगा कि कितना गैसेस एक्सचेंज होना है और होना भी है या नहीं होना। तो ये चार चीजें जो होती हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द गैसियस एक्सचेंज, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पहला जो हम लोग बात करेंगे दैट इज प्रेशर, और यू कैन से कंसंट्रेशन
ग्रेडियंट, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या असर पड़ता है गैसियस एक्सचेंज पे। पहले तो प्रेशर समझिए, पार्शियल प्रेशर कहते किसे हैं। इंडिविजुअल प्रेशर होता है गैस का किसी भी गैस मिक्सचर में, वो कहलाता है उसका पार्शियल प्रेशर। द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ गैस मिक्सचर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। अब जो पार्शियल प्रेशर है O2 का और CO2 का, वो अलग अलग होता है हर जगह। ठीक है, आप जरा देखें, ये दो गैस के बारे में पढ़ना, ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोग सिर्फ इन दो गैस के बारे में समझना है, एक O2 दूसरा CO2। अब एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 कितना है 159 और PCO2 कितना है, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PCO2 कितना है आपका 0.3। एल्वलाई में कितना है पार्शियल प्रेशर 104 O2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का 40, डीऑक्सीडेटेड ब्लड में O2 का 40, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है 45, ऑक्सीडेटेड ब्लड में O2 का जाहिर सी बात 95, CO2 का 40, टिश्यू में O2 का 40 और CO2 का 45। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये डिसाइड करता है कौन सी गैस किस जगह एक्सचेंज होगी। ठीक है, अब सपोज करिए कि मान लीजिए कि एल्वलाई में O2 का कंसंट्रेशन आपका कम हो जाए, ठीक है, और CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो फिर वो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम आएगी। तो जो पार्शियल प्रेशर जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यहाँ पर ये बात आपकी क्लियर हो गई है। देखिए इस तरीके से डायग्राम को एक बार देख लिए, यहाँ पर दिख रहा होगा इंस्पायर्ड एयर करी, ठीक है, इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर ये दोनों अपनी जगह है। ठीक है, एल्विलाई में आप देखें PO2 का आपका 104 है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 40 है। ठीक, अब यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो गया, O2 आपका किसको मिल गया, ये रेड वाली क्या है पल्मोनरी वेन को, CO2 आपका कहां से चला गया पल्मोनरी आर्टरी से एल्वलाई में। तो पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं CO2 और O2 का एक्सचेंज हो गया। ठीक, अब क्या होगा, ये पल्मोनरी वेन में क्या जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। अब यहाँ सिस्टमिक ऑक्सीजन सर्कुलेशन होगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन जब होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लड में जो आर्टरीज कैरी कर रही हैं वहां पर जो PO2 है दैट इज 95 है ना, और PCO2 कितना है 40। अब ये क्या करेंगे, ये टिश्यू के पास जाएंगे। ठीक है, टिश्यू में क्या करें, टिश्यू अपना CO2 दे देगा, ठीक है, और बदले में क्या ले लेगा O2 ले लेगा। टिश्यू में टिश्यू ने क्यों दे दिया CO2, बिकॉज टिश्यू के पास जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन था वो कितना था 45। हायर टू लोअर जाएगा ना, ये तो सिंपल बातें हैं, हायर टू लोअर जाएगा तो CO2 कॉन्सेंट्रेट 45 था, तो इसलिए वजह से उसने क्या करा, भैया आप वापस कर दो, उधर दे दो, तो इस वजह से वो चला गया। क्लियर, तो हम आगे पढ़ते हैं। सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी जो है CO2 की 20 to 25% आपकी हायर होती देन दैट ऑफ O2। इसलिए क्या होता, CO2 आपकी आसानी से डिफ्यूज हो जाती है थ्रू द परमेएबल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन जो मेम्ब्रेन होती है, इस वजह से सॉलिबिलिटी का भी एक अपना रोल होता है इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगला जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि कितनी लेयर्स के बीच में ये आपका डिफ्यूजन होता है, 3 लेयर्स यूज होती हैं। पहली जो लेयर है दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वुलाई, ये आपका एल्वुलाई है। ठीक, इसकी जो लेयर है ये दिख रही है, ये वाली लेयर जो है दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम, इसके बीच में होगा प्लस एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज। जो एल्वुलाई की जो कैपिलरीज हैं, ये जो एल्वुलर की जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इनकी जो अंदर वाली लेयर होगी ये एंडोथेलियम, इसमें ये इन्वॉल्व होगी। तीसरा बेसमेंट सब्सटेंस, अब इन दोनों के बीच में जो येलो कलर का आपको दिख रहा है बेसमेंट सब्सटेंस जो है, ये 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहली जो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी वो आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि आपके एल्वुलाई की होगी। दूसरी जो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी वो ब्लड कैपिलरीज होगी। सपोज करो ये है, एक बार मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, ये आपका एल्वुलाई है। ठीक, इसकी जो लेयर बनी है किसकी बनी, स्क्वैमस एपिथेलियम की। ये इसके ऊपर आपके ब्लड कैपिलरीज है, ये जो बनी हुई है दैट इज ऑफ एंडोथेलियम, ये एंडोथेलियम है ब्लड की। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, ये कहलाता है बेसमेंट, इसमें सब्सटेंस होता है वो कहलाता है बेसमेंट सब्सटेंस। अब जो एक्सचेंज होगा वो इन 3 मेम्ब्रेन के थ्रू होकर ही होगा, O2 और CO2 का।
ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट बात, जो टोटल थिकनेस है इनकी वो आपकी रहती है 0.5 माइक्रोमीटर। तो ये 0.5 माइक्रोमीटर इज वेरी थिन थिकनेस। ये थिकनेस जो है बहुत महीन है, खास थिकनेस नहीं है। तो इससे क्या होता है, इजी गैस एक्सचेंज होता है। आपको याद क्या रखना है, आपको याद ही रखना है कि स्क्वैमस एपिथेलियम के बीच में होगा, एंडोथेलियम इन्वॉल्व हो जाएगी एल्वुलर कैपिलरीज की, और आपको बेसमेंट सब्सटेंस इन्वॉल्व हो जाएगा। तो 3 लेयर्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। अब लास्ट जो है वो है आपका सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जो सरफेस एरिया होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स का, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा गैसेस एक्सचेंज के लिए, उतना ही आसानी से, उतनी ज्यादा आपकी गैस एक्सचेंज हो जाएगी। अब ये सरफेस एरिया बढ़ाता कौन है? ये जो एल्वुलाई है ये क्या करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ऑफ द लंग। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो आपका गैस एक्सचेंज भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जो सरफेस एरिया होता है लंग्स का, वो आपका इक्वल होता है टू द टेनिस कोर्ट। ये आप याद रखिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गैस ट्रांसपोर्ट की, किस तरीके से गैस आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, कौन कौन सी गैस कहाँ कहाँ किस फॉर्म में जाती है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में आती है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।